इतने जो मुझे मेगा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं थ्रू जॉब, शायद मुझे एज अ फ्रीलांसर नहीं मिले। शायद फ्रीलांसर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए। मैंने AT&T, T-Mobile, Avaya, Genesis, इनके सॉल्यूशंस पे मैंने काम किया। तो बाय डिज़ाइनिंग और इस तरफ क्यों आना है, ये तो एक नायब कासिद का रोल होता है किसी भी टेक कंपनी में। क्योंकि देखें, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने चाह रहे हैं तो वो सिर्फ आप अपने रिज्यूमे की बेस पर नहीं बनने चाह रहे, या आप सिर्फ ये नहीं बनने चाह रहे कि अच्छा यार ये बहुत काबिल डिज़ाइनर है। अच्छी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। जितनी भी टॉप टेक कंपनीज होंगी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। लास्ट जो एपिसोड्स हुए हैं उसमें हमने आपको टेक्निकली बहुत सारे लोगों से मिलवाया। एक में आपको दुबई का पता चला कि जॉब्स हंटिंग कैसे करनी है या फिर कैसे यहाँ पर जॉब्स चल रही हैं। फिर हमने SEO के ऊपर बहुत बात की, ई-कॉमर्स के ऊपर बहुत बात की। आज जो मैं गेस्ट आपके लिए लेकर आया हूँ वो हैं रुशान शेख। रुशान शेख बेसिकली तो प्रोडक्ट डिज़ाइन की एक्सपर्ट है, मगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखती हैं बिकॉज मार्केट में आई थिंक 10 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस होगा। बगैर मज़ीद इनके बारे में जानते हैं तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अगर मैंने कुछ रॉन्ग बोल दिया आपके इंट्रोडक्शन में तो प्लीज़ करेक्ट कर दें। तो बाय द वे, इफ़ यू वांट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हमारी ऑडियंस को थोड़ा पता करेक्शन करवा देते हो। ज़रूर। आई स्टार्टेड माय करियर एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर, और फिर आई ट्राइड टू ट्रांजिशन माय करियर gradually from product design to product architect and into product management, product ownership. So उसी की बेसिस पे मैं लास्ट लाइक 5-6 years से एज अ प्रोडक्ट कंसल्टेंट काम कर रही थी विद डिफरेंट एंटिटीज़, विद डिफरेंट SMEs. सो अभी जो लास्ट 3 years से मेरा रोल है, इट्स इनटू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड सेम दुबई में भी सेम ही नीश पर काम कर रही हूँ। वाओ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो उसमें जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि AI भी इन्वॉल्व हो रहा होगा कि Yes. आप सिस्टम्स को AI पर लेकर आ रही हैं या फिर जो मैनुअल प्रोसेसेस हैं उनको आप डिजिटल कर रही हैं, राइट? Exactly. एंड यू आर हेल्पिंग दुबई राइट नाउ। एंड दुबई ये कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट? मैं प्राइवेट सेक्टर, सॉरी पब्लिक सेक्टर के साथ, पब्लिक गवर्नमेंट के सेक्टर साथ। यस। ओके, सो वाओ। सो इमेजिन कि भाई कितनी अच्छी बात है कि आप लोगों के पास ऐसे गेस्ट मौजूद हैं कि जो दुबई की गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हैं, ठीक है। तो इनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे, तो आप लोगों ने पॉडकास्ट एंड तक देखनी है। अच्छा, तो रोशान, इसमें ये बताइएगा कि ये प्रोडक्ट डिज़ाइन या प्रोडक्ट ये जो आप बता रही हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये कैसे बना जाता है? आपका एक्सपीरियंस इन अ सेंस आपकी डिग्री इससे रेलिवेंट थी या आप इसमें एक्सीडेंटली आ गई? मैंने तो जहाँ तक, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ इवेंट्स की बेस पर, ये कभी कहीं पे वर्कशॉप करवा रही होती हैं फिग्मा के ऊपर, और फिग्मा में मैंने जहाँ तक देखा इनका बहुत काम था। तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, मेरे लिए भी नहीं है इनको देखना कि इसमें, राइट? प्रोडक्ट डिज़ाइन से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए या कोई किसी भी UX एक्सपर्ट के लिए जो मेन चीज़ समझना है वो एम्पैथी का रोल है। अगर आपको एम्पैथी नहीं है आपके अंदर, आप दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, यूज़र नीड्स को अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर आप एज अ डिज़ाइनर, एज अ एक्सपर्ट आप थोड़ा फेल हो जाते हो। सो एम्पैथी कैसे आती है? एम्पैथी फिर आप उसको इसी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सिस्टम्स में जब उसको आप समझना स्टार्ट करते हैं। जब आप उसको समझना स्टार्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ओबियसली आप उतना ही डेप्थ में जाके सिस्टम के आर्किटेक्ट को, उन सब चीज़ों को भी समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर का जो नॉर्मल रोल होता है वो सिर्फ डिज़ाइन तक नहीं होता, वो एक पूरी प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहा होता है फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। और उसके एंड जो स्टेज है वहाँ तक वो इन्वॉल्व रहता है, यानी कि आफ्टर UAT भी, यूजेबिलिटी टेस्टिंग भी, वो उसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। वो मेक श्योर करता है जो उसने, और इसमें जो मेन आप कह लें कि क्लाइंट साइड से भी, और जो आपका मेन जो एक एलिमेंट इसके अंदर आता है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का आता है, ROI का। तो अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइनर वही होगा जो कि एम्पैथी, यूज़र नीड्स को, सिस्टम को इन डेप्थ में समझने के काबिल होगा, तभी वो बेटर ROI जो है प्रोड्यूस कर सकता है थ्रू द डिज़ाइन। सो इसी को ही अगर आप फर्दर लेकर जाएं तो यस, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी, तो क्यूरियोसिटी को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लाइक आप इतने सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते जब तक कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी ना, आपको जब तक कि वो चीज़ आपको लाइक हम उसको कहते हैं ना, आपको बेचैन ना करती रहे। तो यही चीज़ होती है। तो ग्रेजुअली ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा माइंडसेट थोड़ा चेंज इस तरह से हो गया था, बीच में मैं स्टार्टअप भी अपना करती रही हूँ, NIC के साथ इनक्यूबेटेड थी। सो थोड़ा सा चेंज था, लाइक बियॉन्ड दैन UX एक्सपीरियंस, What क्योंकि was the name कम्युनिटीज़ of भी। your startup? Sorry? स्टिपल। Striples। तो ये क्या करता था?
स्टिपल जो था मार्केट प्लेस था फॉर द फ्रीलांस डिज़ाइनर्स, वाह। बट थ्रू आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट या उस तरह से फाइनेंसेस का थोड़ा इशू था, तो जिसकी वजह से सारे ऑपरेशंस को पॉज करना पड़ा था। तो कभी इंशाल्लाह दोबारा मौका मिला तो दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे। आई मीन अगर आपने कामयाब होना है तो फेल होकर कामयाब जो हुआ जाता है ना स्टार्टअप्स के वर्ल्ड मुझे में। कोई इसमें कोई आर्ट महसूस नहीं होती बताने में कि अब हाँ। मेरा स्टार्टअप नहीं, यहाँ एक चीज़ स्टार्ट की थी तो और वो ज़्यादा बंदा सीखता है, मेरा ख्याल है कि अगर आपको एक एक्सपीरियंस हो जाए कि भाई मैंने क्या Obviously. मिस्टेक्स किए, विच इज़ अमेजिंग। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी माइंड में आ रहा है, आपने किस किस रीजन्स में काम किया? आपने ज़्यादा पाकिस्तान में काम किया है, ये फर्स्ट आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, या आपने किसी और रीजन में भी काम किया है? अच्छा, मैं जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा से लकी रही हूँ। लाइक अगर मतलब जो स्टार्ट की कंपनीज थी वो थी तो पाकिस्तान में, बट यूएस बेस्ड कंपनीज थी, तो जितनी भी हम लोग टाइमिंग्स फॉलो करते थे या जितनी भी टीम के साथ इंटरेक्शन होता था वो सब यूएस बेस्ड थी। और जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी उसमें भी आई वुड से कि मैं थोड़ा प्रिविलेज रही हूँ इस सारे सिनेरियो में, कि फ़र्स्ट कंपनी में जब मैं एज आ यूआई यूएक्स भी मेरी जॉब थी, तो मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट ही ईस्टर्न हॉवर फेलोशिप की एप्लीकेशन डिज़ाइन का मिला था। देन उसके बाद नेक्स्ट कंपनी में मुझे अल जज़ीरा के प्रोजेक्ट्स मिले थे। तो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं कि मीना रीजन को भी मैं कवर करती हूँ, और उसके साथ साथ जो यूएस मार्केट है उसको मैंने ज़्यादा जो है उस पर मैंने काम किया हुआ है। वेल दैट्स फैंटास्टिक, बिकॉज एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, जो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगी, दैट इज़ हाउ यू अप्रोच कंपनीज और क्लाइंट्स। मे बी अल जज़ीरा के साथ मेरा ख्याल है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम होगा, तो आप किस तरह से अप्रोच करती हैं, ये हमने पॉडकास्ट में थोड़ा डिस्कस करना है कि आपने जाहिर है आपको अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दे आर डूइंग इट बेस्ड ऑन योर पर्सनल ब्रांडिंग, और मे बी देर आर सम अदर टेक्निक्स एज वेल जो कि हम कवर करेंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में और यहाँ पर काम करते वक्त आपको दोनों में क्या डिफरेंस फील होता है? यहाँ पर बेहतर है, वहाँ पर बेहतर था, क्या उसमें है? अच्छा, मैं ऐसा इतना कल्चर पार्ट को इतना मैं बॉदर नहीं करती, क्योंकि ओबियसली इतना टाइम हो गया, इट्स मोर देन 10 ईयर्स, ऑलमोस्ट 14 ईयर्स आई गेस। तो मुझे कल्चर इतना बॉदर नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी इतनी डिफरेंट एथनिसिटीज़ के साथ काम कर लिया, इतने रीजन्स में काम कर लिया। लाइक बिफोर मूविंग टू दुबई में एक सऊदी स्टार्टअप के साथ काम करी थी। इट वॉज अ टेक स्टार्टअप, लाइक किड्स के लिए एक हम लोग एजुकेशन प्लेटफॉर्म बना रहे थे फॉर द स्कूल्स, फॉर द पेरेंट्स। तो वो भी गवर्नमेंट के लिए प्रोजेक्ट था। तो इस तरह से लाइक डिफरेंट, लेकिन अगर मेरा आप अगर नीश के ऊपर बात करें तो ओबियसली 3 मेरी मेन डोमेन्स आती हैं। मतलब ठीक है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बट मैं 3 नीश पे आप कह सकते हैं कि मैं एक्सपर्ट हूँ। हेल्थ केयर, टेलीकॉम एंड फिनटेक। एडटेक पे बहुत कम काम किया, बट सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर और टेलीकॉम में काम किया। सो ये जो मेरा कॉम्बिनेशन था डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का, जिन प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ वो मोबाइल एप्लीकेशन जस्ट नहीं है, वो मैसिव सिस्टम्स हैं। ठीक है, आप उसको ERPs भी कह सकते हैं, आप उसको क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स भी कह सकते और हैं, उनमें भी मेरा ख्याल AI है based छोटे systems भी। मॉड्यूल्स होंगे। यस, सो आपका अगर एक क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन भी है तो वो डिफरेंट मॉड्यूल्स को बनाकर जो है वो पूरा सोल्यूशन बनाया जाता है। सो इस तरह से आप इसको थोड़ा मतलब एक एक नॉर्मल वर्ड्स में एक समझ सकते हैं। गॉट इट। सो डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, तो उसमें मैंने ऑब्वियसली AI में मतलब बॉट्स मैनेजमेंट पे भी काम किया हुआ है। ओमनी सोल्यूशंस AT&T अवाया के लिए जो है हम लोग उस टाइम पे काम कर रहे थे। सो ओमनी सोल्यूशंस में जैसे हम लोग एजेंट असिस्टिंग टूल हो गया, सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया, ये चीज़ें मतलब उस टाइम पे लाइक बैक इन 2022, तो अभी उस टाइम पे हम लोग इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट हुए थे। और तो ये चीज़ें हैं, लाइक कंपनीज में काम किया, बट मैंने जो मेन फोकस रखा कि अच्छा इनके पास क्लाइंटेल कौन सी है और प्रोजेक्ट्स किस टाइप के हैं। ओके, यू आर वेरी चूजी वेन एवर यू आर Yes. गोइंग टू ए कंपनी, पहले उनके बारे में प्रॉपर रिसर्च करके कि भाई मेरे भी पोर्टफोलियो पे कितना इम्पैक्ट होगा। और अगर मैं आपको कट कर रही हूँ, अगर प्रोडक्ट डिज़ाइनर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम नहीं कर रहा, सो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्ट नॉलेज या प्रोडक्ट को समझने की वो जो डेप्थ है ना, वो ही नहीं आप कह सकते हैं कि वो क्रिएट होगी जब तक कि वो उसको लाइक जितना मतलब अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं, क्योंकि ओवरऑल कल्चर आपका डिफरेंट हो मतलब जाता है। आपने फील्ड अपनी सेम ही रखी है ताकि उसी के रिलेटेड सो आप यस, ग्रो होते रहें। फ्रॉम द बिगनिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज रही हैं, US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं, और प्रोडक्ट से मैं कभी भी इधर उधर नहीं हूँ। हाँ, प्रोडक्ट में रहते हुए रोल मेरा ज़रूर चेंज होता रहा है, कभी डिज़ाइन, कभी आर्किटेक्ट, कभी कंसल्टेंट, कभी ऑनर, इस तरह से। तो लेकिन साइड मेरी प्योर प्रोडक्ट की रही है। गॉट इट। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने कभी फ्रीलैंसिंग का नहीं सोचा कि साथ साथ या फिर फुल टाइम
फ्रीलांस वर्क किया जाए रेदर देन जॉब्स, और इस पे भी मैं जानना चाहूँगा जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग, बिकॉज आपने मेरे ख्याल फाइवर की कम्युनिटी भी रन की है काफ़ी अर्सा तक, और उसमें आपने बहुत सारे सेशंस भी करवाए हैं, काफ़ी कामयाब वो ग्रुप रहा है, और उसके सेशंस हमने सोशल मीडिया पे उसकी हाइप और वो सारा देखा है। तो आपका क्या ख्याल है? सो ये मैं बताऊंगी, आई स्टार्टेड माई करियर एज अ फ्रीलांसर. वाओ, सो उस टाइम पे बैक इन बैक इन 2011. एंड व्हेन फाइवर वाज फेमस, और इज इट नहीं, आपने Fiverr फाइवर नहीं पे था. किया या अपवर्क पे किया? अपवर्क Odesk. फेमस था, देन फिर फाइवर जो है, फिर फाइवर का पता चला तो वो छोटी छोटी सी गिग्स होती थी, $5 की, इस तरह से. तो लेकिन उससे भी ज़्यादा जो था फ्रीलांसिंग, हम लोग अपने ब्लॉग्स क्रिएट करते थे. हाँ, सो हम लोग अपनी वेबसाइट, अपनी डोमेन्स लेकर उसके ऊपर लाइक 6 months 1 year उसके ऊपर मेहनत करके एसईओ करके, एंड देन हम एडसेंस के थ्रू अपने करते थे. तो मेरी जो पूरी डिग्री आप कह सकते हैं वो थ्रू फ्रीलांसिंग ही पूरी की पूरी मैंने सपोर्ट की है, अच्छा, उसको अच्छा. फाइनेंस किया है. अच्छा, अच्छा. तो ऐसा नहीं है कि मैं फ्रीलांसिंग के अगेंस्ट हूँ, बट ये था कि मेरा क्लास फेलो था, हम लोगों का स्टार्ट से एम था कि हम दोनों ने मिलकर स्टार्टअप करना है. लेकिन मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को समझ लूँ, तो मुझे जॉब पे भी आना है, मुझे वो चीज़ें समझनी है. तो ये एक थोड़ा सा हम दोनों की पर्सनालिटी का एक थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया था, क्योंकि जॉब्स पर जाकर मेरी जो पर्सनालिटी थी वो थ्रू मतलब प्रॉपर कॉर्पोरेट वाली बन गई, और वो उसकी थोड़ी सी फ्रीलांसिंग, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट था पर्सनालिटी का. सो फ्रॉम फ्रीलांसिंग टू जॉब, ये स्विच और इसको लॉन्ग टर्म में किस तरह से लेकर चली, क्यों मैंने डिसाइड कर लिया, बिकॉज एक तो डिफरेंस मुझे पता चल गया था पर्सनालिटी का, ठीक है, कि वो थ्रू आउट मेरी ना एक वो कॉर्पोरेट वाली एक बिल्डअप हो चुकी थी आफ्टर स्टडीज़ या ड्यूरिंग स्टडीज़, क्योंकि जॉब्स भी मैं साथ साथ कर रही थी. और जो एक चीज़ मैंने बड़ी नोट की वो ये था कि मुझे जो प्रोजेक्ट्स मिलते रहे, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि मैं बहुत प्रिविलेज रही हूँ, तो एक मेरे अंदर एक वो वाली ग्रीड आ गई थी कि यार ये इतने जो मुझे मेगा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं थ्रू जॉब, शायद मुझे एज अ फ्रीलांसर नहीं मिले. शायद फ्रीलांसर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए, इनिशियली एटलीस्ट 4 to 5 years, क्योंकि स्टार्ट में तो मुझे एप्लीकेशंस मिलेंगी, वेबसाइट्स मिलेंगी, कोई मुझे यूएक्स रिसर्च के लिए स्पेशली हायर नहीं करेगा. अभी तो बहुत ज़्यादा सिनेरियो, मार्केट चेंज हो गई है, आपको मतलब मे बी इस टाइप के प्रोजेक्ट्स मिल जाए जहाँ पर सिर्फ आपको रिसर्च का काम दिया जा रहा है, या जहाँ पर सिर्फ आपको मार्केट एनालिसिस का दिया जा रहा है, या यूएक्स ऑडिटिंग का काम दिया जा रहा है. तो ये जो प्योर यूएक्स वाली चीज़ें थी, ये मुझे लगता था कि फ्रीलांसिंग में उस टाइम पे कि मुझे लगता था कि मुझे शायद ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल सकते. और जिन प्रोजेक्ट्स पे मैं काम करने की यूज टू हो गई थी, लाइक मेगा प्रोजेक्ट्स, जैसे मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 years तक मैंने जॉब किया, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैंने AT&T, टी मोबाइल, अवाया, जेनेसिस, इनके सोल्यूशंस पे मैंने काम किया. सो ये लाइक एक प्रोजेक्ट मेरे पास गल्फ ग्रुप का भी आया था. सो ये जब मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते रहे, तो मुझे ना वो ग्रीड मेरी जो थी वो इंक्रीज़ होती गई, कि मुझे लगा कि फ्रीलांसिंग से शायद मुझे इस टाइप का काम नहीं मिलेगा. और फिर वो जो आप कहते हैं ना इंटरेस्ट डेवलप होना, तो वो काम में ज़्यादा था बजाय के अर्निंग के. अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ओब्वियसली फ्रीलांसिंग में, या जैसे हम लोग एडसेंस के थ्रू काम करते थे, बहुत ज़्यादा अर्निंग होती थी. राइट, ऐसा भी नहीं था. राइट. सो आपको इसमें जॉब में ज़्यादा बेनिफिट भी नज़र आ रहा था, और दूसरा ये कि एक बड़े ब्रांड्स के साथ और एक अच्छा काम मिल रहा था, तो आपने सोचा कि यार इसी को ही कंटिन्यू करते हैं, और रेदर देन के फ्रीलांस वर्क को किया जाए. दूसरा डेकोरम भी आपका बन जाता है. फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा लाइक जैसे आप ऑफिस जाते हैं, डिफरेंट लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, सो आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाती है, आप लाइक आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है. ग्रूमिंग अच्छी हो जाती है फ्रीलांस की निस्बत, क्योंकि वो फिर अपने शेल में ही रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, उनको नेटवर्किंग का नहीं पता चल रहा कैसे उन्होंने. जाहिर है आप जब ऑफिस जाते हैं, रेडी होके जा रहे हैं, आपको डिफरेंट चीज़ें पता चल रही होती हैं. तो ये तो बात बिल्कुल सही है. और रूटीन भी कोई नहीं होती फ्रीलांसर्स की, जब दिल किया काम करना स्टार्ट कर दिया, फिर रात को भी बैठे रहे काम नहीं, कर यूएस लिया. बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस उनके साथ भी ऐसा ही होता है. मोस्टली कंपनीज अब 9 to 6 जॉब बिल्कुल भी प्रेफर नहीं मैं करती. आपकी freelancers- फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होती हैं. सो मेरी भी फ्लेक्सिबल ही रही है हमेशा से, बट एटलीस्ट एक ऑफिस वाला इन्वायरमेंट था वो कहीं ना कहीं से, अच्छा ठीक है, पता है रूटीन सेट है, आप जा रहे हैं, बिल्कुल आप घर में कैद नहीं हो गए हैं. सो वो वाली चीज़ तो थी. 100% एग्री. बट अगर देखा जाए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अब देखें आपने, मेरा ख्याल है आपका 10 years, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 years तो आपका एक्सपीरियंस होगा. वाई More than नॉट 10 years. मे बी इन द मिडल 14 आपने years. 5 years के बाद, 6 years के बाद आपने नहीं सोचा कि यार अब मैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझ गई हूँ, कंपनीज कैसे काम करती हैं समझ गई हूँ, कम्युनिकेशन कैसे होती है, टीम मैनेजमेंट कैसे होती है, तो वाई नॉट यू
ट्राइड फ्रीलांसिंग अलोंग द वे ताकि हम अपनी भी कंपनी बना सकें, एक अपनी कंपनी में उसको लेकर चल सकें? बिल्कुल, इसी वजह से स्टार्टअप स्टार्ट किया था। और उसमें एक जो पार्ट था वो ऑब्वियसली कम्युनिटी बिल्डिंग का भी था, क्योंकि जब मैंने केस स्टडीज़ जितनी भी मैंने रीड आउट की तो आई रियलाइज्ड कि गूगल हो गया, मेटा हो गया, या इवन जैसे उस टाइम पे फाइवर भी है, आई मीन के सब ने अपनी अपनी कम्युनिटीज़ लॉन्च की थी। पहले उनके प्लेटफॉर्म्स आए, मार्केट प्लेसेस आए, एंड देन उसके बाद दे थॉट कि अच्छा ठीक है, ऑनलाइन प्रेजेंस तो है, बट वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी जो आपकी कम्युनिटी है वो भी बिल्ड होनी चाहिए। सो इसलिए फिर मैं कम्युनिटी बिल्डिंग में भी आ गई। जैसे फाइवर का आपने मेंशन किया, तो फाइवर का चैप्टर भी होस्ट किया। उसके अलावा 5 अदर डिज़ाइन कम्युनिटीज़ थी, ग्लोबल डिज़ाइन कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग ड्रिबल, ग्लग, बिहांस, इनके मीटअप्स वगैरह मैं ऑन एंड ऑफ करवाती रहती थी। आई गेस आप विमेन फेलोशिप में भी थी, वो भी एक अच्छी आपका, वो हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे, आपने उसको भी हैंडल किया है कम्युनिटी को, राइट? नहीं, वुमेन की मेरी अपनी एक कम्युनिटी है जिसके ऊपर भी मैं वर्कआउट कर रही हूँ। और लाइक मैं अभी वर्किंग कर रही हूँ, और मुझे जो है लाइक अभी उसको लॉन्च करना है, तो अभी मैं उसके जो है प्री लॉन्चिंग फेस में हूँ, जहाँ पे थोड़ा सा पेपर वर्क वगैरह पे मैं काम कर रही हूँ। दैट्स माई ओन कम्युनिटी। और जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दैट इज़ टेक वुमेन। इट्स अ फेलोशिप प्रोग्राम बाय यूएस स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट, जिसमें आपकी 5 वीक्स की जो है वो मेंटरशिप प्रोग्राम होता है इन बे एरिया, सैन फ्रांसिस्को, आई मीन कैलिफोर्निया। सो वो था टेक वुमेन का। दैट्स नाइस। इसमें जो मुझे मतलब मैं जो चीज़ आपसे सीखना चाहूँगा, ऑडियंस सीखना चाहेगी, वो ये है कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर रही हैं, रीच आउट कैसे कर रही हैं, बिकॉज यू हैव वर्क विद बिग ब्रांड्स, और फाइवर से भी आई थिंक आप ऑफिशियली कम्युनिकेट कर रही थी वो, और वो आपको ग्रुप रन करने के लिए आई थिंक ऑफिशियली उन्होंने किया हुआ था। सो हाउ डू यू अप्रोच कंपनीज? और पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से होता है या अप्रोच करने की वजह से होता है, कैसे होता है? ओके, सो फॉर कम्युनिटीज़ मैं ये बताऊंगी कि मैं रुकी नहीं थी। लाइक मैं आई यूज़ टू सेंड दम ईमेल्स, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ कि मैं कहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, स्पेशल कि अगर कोई रीडर है तो उसको पता चले कि जो अप्रोच कर रहा है वो क्या प्रॉब्लम पहले तो उसको मेंशन कर रहा है कि वो क्यों अप्रोच करना चाहता है, और उसके बाद वो उसका सोल्यूशन भी दे रहा है, और फिर उसके बाद अपनी वर्थ भी उसके अंदर मेंशन कर रहा है कि अगर ये चैप्टर मुझे मिलता है तो मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ आपकी कम्युनिटी को होस्ट करने के बाद। सेम के सिनेरियो आपका आ जाता है जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जब आप जॉब इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो आपको भी ऐसे ही बिहेव करना चाहिए कि आप क्या वैल्यू ऐड करेंगे। लाइक अगर वो आपको हायर करें, मैंने बहुत सारे रिज्यूमेज यहाँ पर देखे जो कि फॉर्मेट ही ठीक नहीं होता, या इवन लिंक्डइन प्रेजेंस भी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, जो कैंडिडेट्स होते हैं। अब यहाँ पर कुछ आपके ऑटोमेटिक टूल्स भी चल रहे होते हैं जो ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशंस को डिस्कार्ड कर देते हैं व्हेन यू अप्लाई फॉर द जॉब्स ATS ऑनलाइन। सिस्टम आई थिंक। एग्जैक्टली। सो आपका जो रिज्यूमे है वो ATS फॉर्मेट पे होना चाहिए। दैट्स द मेन थिंग कि आपका ATS फॉर्मेट में होता है, तभी वो सिस्टम उसको फिर आगे प्रोसीड करता है। उसके बाद आपके रिज्यूमे में चीज़ें आ जाती है। फॉर एग्जांपल लोग अपना जॉब रोल लिख देते हैं, अच्छा मैंने मैनेजमेंट की, 5 लोगों की टीम थी, ये प्रोजेक्ट था, या तो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के नाम लिख देंगे। जो इंटरव्यूअर है उसको नहीं पता कि आप कितने प्रोजेक्ट्स पर काम कर आए हैं, या उन प्रोजेक्ट्स के नेम्स क्या थे। उसको यह जानना है कि नीश क्या थी, ठीक है, आपने प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया, एंड व्हाट वैल्यू यू एडिड। राइट। तो वो जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ फिगर्स भी हो सकती है कि आप ये भी बता सकते हैं कि इतने % रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हुआ इस प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद, या टीम की जो परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी थी वो इतने % इंक्रीज़ हुई। तो इस तरह से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट ये वो एक मेन चीज़ें होती हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे या इवन लोकल लेवल पे भी जितने भी रिक्रूटर्स हैं या इवन इंटरव्यू जो आपका कर रहा होता है वो इन चीज़ों को देखता है। राइट। और कुछ मैंने देखा है कि सीवीज बना रहे होते 5 पेज की सीवीज होती हैं। ये भी मिस्टेक, मतलब प्रॉब्लम ये है कि हमारी वहाँ पर जो है ना मेंटरशिप यूनिवर्सिटी लेवल पर ही हो जानी चाहिए कि भाई अप्रोच कैसे करना है, कवर लेटर्स कैसे लिखने हैं, CV कैसी होनी चाहिए। तो ये आपने देखा है कि इसमें आपको पॉजिटिव रिस्पांस आता है। इसके अलावा लिंक्डइन की भी आपने बात की। लिंक्डइन में कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आप चाहेंगी कि हर वो बंदा, इवन अगर वो जॉब्स पे अप्लाई कर रहा है या फ्रीलांस वर्क कर रहा है, डेफिनेटली फ्रीलांस वर्क में भी वो रिमोट जॉब्स लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो कौन सी चीज़ें होनी चाहिए लिंक्डइन पे?
आपका प्रोफाइल जो है वो अपडेटेड होना चाहिए। आप चाहे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या आप किसी कंपनी के साथ लिंक होकर कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जैसे अगर आप मेरा भी प्रोफाइल देखेंगे तो आपको कंपनीज जो जॉब एक्सपीरियंस है वो भी नज़र आएगा और प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स भी नज़र आएंगी। ठीक है, तो ये तो एक आपकी मेन चीज़ है कि आपको जो भी हायर करना चाह रहे हैं, इवन अगर कोई नॉर्मल विजिटर भी है जो आपके प्रोफाइल पे आ रहा है, उसको पता हो, उसको पता चल जाए कि अच्छा ठीक है ये किस तरह से जो है लाइक किस किस नीश पे काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मेंशन किया टेलीकॉम, हेल्थ केयर, ये मेरी मेन डोमेन है। उसके बाद जो है मैंने फिनटेक पे काम किया हुआ है। सो फिनटेक को मैं इसलिए उस थर्ड लेवल पे रखती हूँ कि क्योंकि मैंने उस पर कम काम किया हुआ है। लेकिन जो भी मेरा प्रोफाइल देखा उसको प्रोजेक्ट्स भी पता चल जाएंगे कि अच्छा मैंने कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, सो वो डिटेल्स भी पता चले। तो वो जो ऑथेंटिसिटी है ना वो आपकी लिंक्डइन से पता चल जाती है जब भी कोई आपका प्रोफाइल विजिट करता है। और उसके अलावा ये कि आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं लिंक्डइन पे। आर्टिकल्स का एक ऑप्शन होती है। आप अपनी जो भी आपकी डोमेन है, आप चाहे डेवलपर हैं, फ्रीलांसर हैं, बेशक आपने $5 का कोई प्रोजेक्ट किया, बेशक उसका एक आर्टिकल बनाकर आप डाल दें। सो इट विल इन्हांस योर प्रेजेंस कि अच्छा ठीक है ये बंदा लिंक्डइन पे एग्जिस्ट करता है। और थर्ड नंबर पे जो है आप ट्रेनिंग्स ऐड कर सकते हैं। लिंक्डइन के कोर्सेज़ हैं, ठीक है, कुछ कोर्सेज़ तो फ्री भी अवेलेबल होते हैं। सो वो जब बार बार आप अपडेट कर रहे हैं अपनी सर्टिफिकेशंस को लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी एक बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है आपके ओवरऑल प्रोफाइल में। वाई? क्योंकि कोई भी इवन आपके रिज्यूमे में भी अगर कोई आपको हायर करना चाह रहा है तो वो ये भी देखता है कि अच्छा ठीक है इसने जो 10 साल पहले स्किल्स सीखी थी अभी तक वही हैं या उसमें भी कोई इंप्रूवमेंट्स आई हैं। आपको भी पता है कि अभी AI भी आ चुकी है, बहुत सारी डे बाई डे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टर्मिनोलॉजीज चेंज हो रही हैं। सो ऑब्वियसली ये मैटर करता है कि बंदा लर्नर है या नहीं है। ये ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को जो है वो डिपिक्ट कर रहा होता है। Got it. And I think connecting with recruiter companies और following companies ये भी मेरे ख्याल मैटर करता है कि एग्जैक्टली आप जो है रिक्रूटर्स को सर्च कर सकते हैं। अभी मैंने रिसेंटली बड़े मज़े की एक बात है कि मेरी जानने वाली थी, उनको जॉब में इश्यूज़ आ रहे थे, तो शी वाज़ लाइक कि मुझे जो है रिक्रूटर्स का उससे बता दो। मैं चैट जीपीटी पर गई और मैंने उसका रिज्यूमे वहाँ पर अपलोड किया और मैंने सिर्फ सिंपल प्रॉम्प्ट दी कि यूके में इस सिटी में जितने भी रिक्रूटर्स इस रिज्यूमे से रेलिवेंट अवेलेबल हैं उनको लिस्ट डाउन कर दो। और फिर उन रिक्रूटर्स में जो हाई लेवल पे जो मेन उनके की POCs हैं उनको मेंशन कर दो। सो वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही थी। फिर मैंने दोबारा चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दी कि अच्छा ठीक है इस रिज्यूमे की बेसिस पर तुम क्या समझते हो कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए। सो उसने मुझे उसका और भी जो है वो रिफाइन वर्जन मुझे उस क्रिएट करके दे दिया। सो ये इवन आप मतलब अगर आप रीलोकेट करना चाह रहे हैं फ्रॉम UK टू दुबई, पाकिस्तान टू दुबई, दुबई टू किसी भी XYZ कंट्री में, सो वो आप इजीली आप सर्च कर सकते हैं थ्रू चैट जीपीटी या जितने भी AI बेस्ड टूल्स हैं। चैट जीपीटी इज़ ब्लेसिंग। अब मतलब देखें कि इसको अगर सीख लें सही तरह से यूज़ करना तो देखें कितना काम बन जाएगा। इवन जो है आप अपने जॉब रोल्स का भी जो है पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जिनका मैंने अभी रेफरेंस दिया उनके लिए मैंने पूछा कि अच्छा ठीक है ये रिज्यूमे तो किस किस कैटेगरी में ये अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है, और कौन कौन से जॉब रोल्स हैं, फर्दर जॉब रोल्स हैं जिसके अंदर AI समझता है कि ये फिट इन हो सकती हैं। सो वो भी उसने मुझे जो जॉब टाइटल्स थे वो उसने मुझे रेकमेंड कर दिया। बहुत सारे लोग अभी ग्रेजुएट हो रहे होंगे, अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? उनको पहला स्टेप क्या करना चाहिए? जॉब फाइंड करनी चाहिए, इंटर्नशिप, इसके बारे में थोड़ा जो लोग अभी स्टडी कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए स्टडी कंप्लीट करने का। क्योंकि मैं भी जब फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो मैंने भी अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी, देन पे फ्रीलांसिंग, तो जो स्किल्स थी उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस थी। तो इसीलिए मुझे बेनिफिट भी हुआ कि जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो मुझे इंटर्नशिप वगैरह की मुझे जॉब करनी ही नहीं पड़ी क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो ऑलरेडी बिल्ड था। सो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपके पास डिग्री के साथ साथ कौन कौन सी स्किल्स हैं और उस स्किल में आप कितने प्रोफिशेंट हैं, आपका कितना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। हम लोग कंप्लेंट तो करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फ्रेशर्स तो चाहिए होते हैं बट साथ में स्किल्स भी चाहिए होती हैं, तो वो कैसे लेकर आए, हम तो स्टडी करे थे, ये सारे एक्सक्यूज़ेज़ हैं। लेकिन जिसने करना है, जिसने स्किल्स सीखनी है वो सीख सकता है। कंटेंट राइटिंग भी सीख सकता है, इट कुड बी एनी स्किल। सो उसके ऊपर आपको कोई रोक नहीं सकता। मतलब मुझे स्टार्ट में अपनी स्टडीज़ के स्टार्ट में मुझे नेटवर्किंग का शौक था। जैसे CCNA है, CCNP है, तो ये मैंने जो थी सर्टिफिकेशंस मैंने की थी, बट समहाउ पे मुझे सॉफ्टवेयर की साइड पे मुझे एक डोमेन जो थी वो सिलेक्ट करनी थी, या तो मैं नेटवर्किंग में जाती या सॉफ्टवेयर में जाती। तो फिर मैं सॉफ्टवेयर साइड पर आ गई, तो नेटवर्क को मैंने फिर इतना नहीं परस्यू किया। आई विल समराइज कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, पहले तो वो साथ साथ
स्किल्स पे फोकस करें। सेकेंडली सर्टिफिकेशन जो आपने हाईलाइट की, इसके ऊपर भी फोकस करें, क्योंकि जहाँ पर भी आपने जाना है, आपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करने हैं, जॉब्स करनी है, सर्टिफिकेशंस पूछी जाती हैं, राइट? सो अपनी कैटेगरी में सर्टिफिकेशन ऐड ऑन होती हैं, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। इवन अगर आप कहीं पर ट्रेनिंग का पार्ट रहे हैं, अगर आप वो भी मेंशन करते हैं कि आपने इस चीज़ की ट्रेनिंग ली थी या इवन दी थी, ठीक है, तो ये ऐड ऑन होती हैं ओवरऑल। क्योंकि देखें, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने चाह रहे हैं तो वो सिर्फ आप अपने रिज्यूमे की बेस पर नहीं बनने चाह रहे, या आप सिर्फ ये नहीं बनने चाह रहे कि अच्छा यार ये बहुत काबिल डिज़ाइनर है, कंप्लीट ऐसा पैकेज नहीं है, है। वो आप पर्सनैलिटी एक है। पूरा एग्जैक्टली वो आपकी पर्सनालिटी भी मैटर करती है कि अच्छा ठीक है, ये बंदा हमारे साथ चल सकता है कि नहीं चल सकता, ओवरऑल एथिकल वैल्यूज इसकी कितनी हाई है। तो ओवरऑल आपकी सारी चीज़ें जो हैं उस टाइम पे आपकी मैटर कर रही होती हैं जब आप इंटरव्यू देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन है। इवन कोई भी आपका CV देखेगा तो उसको पता चलना चाहिए कि अच्छा ठीक है कि आप हैं कौन। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सब कुछ ऐड कर दें। अब मेरा रिज्यूमे जो है मैक्सिमम 1.5 पेज का है, 1.5 पेज का मेरा रिज्यूमे है, जिसके अंदर कोई पब्लिक स्पीकिंग, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें मेंशन ही नहीं है, क्योंकि वो एक कॉर्पोरेट साइड का था तो वो कॉर्पोरेट साइड का एक्सपीरियंस है। हाँ, मेरे प्रोजेक्ट्स मेंशन है, प्रोडक्ट्स मेंशन है, क्लाइंटेल मेंशन है, एंड द जॉब एक्सपीरियंस। अच्छा, मैंने एक ट्रेंड देखा है सोशल मीडिया पे भी, वैसे भी बहुत सारे लोगों के साथ जब बात करते हैं वो कहते हैं डिग्री का रुझान हमारी आवाम में ख़त्म होता जा रहा है, बहुत सारे लोग सिर्फ स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसमें डिग्री कितनी इम्पॉर्टेंट है? डिग्री तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट। सो अगर आप फ्रीलांसर हैं और उसी को अगर आप एक स्टेप आगे लेके जाते हैं, आप अपनी कंपनी भी बना लेते हैं, तो वहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, या क्योंकि इट डज़न्ट मैटर अगर आपके पास स्किल्स भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे अगर एंगल से देखें कि अगर आपको एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, या आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप फॉर एग्जांपल अच्छी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। जितनी भी टॉप टेक कंपनीज होंगी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, लाइक जैसे मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस गवर्नमेंट एंटिटी का पार्ट हूँ, मैं एक ऐसा डेवलपर जानती हूँ जो कि मेरे वेंडर के साथ काम कर रहा है, और ही इज़ अ टेक्निकल लीड, ठीक है। बट ऑब्वियसली टेक्निकल लीडर से उसके पास ग्रेजुएशन नहीं है, लाइक कोई बैचलर्स डिग्री नहीं है, बट वो पाकिस्तान से यहाँ पर है, ठीक है। और वो टेक्निकल लीड है, लाइक एक हाई रोल है, ठीक है, हाई मैनेजमेंट रोल है। लेकिन जब उसने हमारे गवर्नमेंट एंटिटी में अप्लाई किया, सो हमारी रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो वो नहीं क्वालिफाई नहीं किया। हाँ, तो वो क्वालिफाई नहीं कर सका। हाल तो उसके पास स्किल्स भी हैं, एक्सपोजर भी है, एक्सपीरियंस भी है मोर देन 10 ईयर्स, लेकिन ये कि उसकी वो जॉब नहीं हो सकी जब उसने जॉब स्विच करना चाहिए। सो बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं। सो इट्स बेटर कि आप एजुकेशन लें, स्पेशली एजुकेशन हाली आपको डिग्री के लिए नहीं लेनी, आपको इसलिए भी लेनी है कि आपने टीम वर्क कैसे करना है। जब आप एग्जैक्टली आप जब किसी क्लास में जाते हैं, तो जब आप क्लास प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, वहीं से आपकी जो है ग्रूमिंग होना स्टार्ट हो जाती है। यही जो आप अपने क्लासमेट्स के साथ जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, या जिस तरह से आप टीचर के साथ बिहेव कर रहे हैं, यही चीज़ें ग्रेजुअली आपकी पर्सनालिटी में ऐड ऑन होती जाती हैं। और फिर जब आप प्रोफेशनल करियर में आते हैं तो आपको बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल, यही आपकी ट्रेनिंग हो चुकी होती है कि डिफरेंट लोगों के साथ आपने कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे कोलैबोरेट करना है। अब एक बंदा जिसने कभी कोलैबोरेट ही नहीं किया, उसको पता ही नहीं है कि टीम वर्क कैसा है, उसने हमेशा अपनी पूरी लाइफ जो है आफ्टर मैट्रिक या इवन विदाउट मैट्रिक जो है वो उसने लैपटॉप पे गुजार दिया। सो वो कैसे टीम में इंटरेक्शन कर सकेगा, या इवन अच्छा बॉस भी कैसे बन सकेगा। एग्जैक्टली, ये मेन चीज़ है। तो भाई जो डिग्री में है, भाई अपनी डिग्री कंप्लीट कर लो, या फिर जिन्होंने प्लान बना लिया कि भाई डिग्री में कुछ नहीं पढ़ा, वो इससे निकल आएँ, आगे की तरफ आएँ। और आप क्या पैगाम देना चाहेंगी लोगों को कि वो किस करियर को चूज़ करें? आपने डिफरेंट डोमेन्स देखी हैं, 3-4 मैं यहाँ पर शिफ्ट देख रहा हूँ। आपने मेंटरशिप भी की है, कम्युनिटीज़ भी रन की हैं आपने, फिग्मा और ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी करंट है। तो इस वक्त आपको क्या नज़र आता है कि कौन सी स्किल स्ट्रॉन्गेस्ट है? स्ट्रॉन्ग स्किल का तो मैं नहीं रिकमेंड कर सकूँगी, बट आई वुड से कि नेवर स्टॉप योरसेल्फ। लर्निंग आप अपनी करते रहें, चाहे वो कोई भी स्किल है। व्हेन आई वाज स्टडिंग, तो मुझे मेरे टीचर्स बोलते थे, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि मुझे मेरे टीचर्स बोलते थे कि यार मतलब इतने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, सारा कुछ है, तो बाय डिज़ाइनिंग और इस तरफ क्यों आना है? ये तो एक नायब कासिद का रोल होता है किसी भी टेक कंपनी में। सो इतना मतलब ये वाली स्किल्स क्यों सीखनी है? तो बड़ी छोटी सी स्किल्स हैं, बट स्टिल सी के मतलब एक ही डोमेन में लगी रही हूँ, तो मतलब मुझे साथ साथ नाम भी मिलता रहा है, मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिलते रहे हैं। और मतलब कोई
ऐसा मैंने डिफरेंस नहीं देखा कि एक डेवलपर जो पे स्केल ले रहा है या मेरी सैलरी में कोई डिफरेंस होगा. सो इट्स ऑल अबाउट कि आप किस डोमेन में जाना चाहते हैं. वो इट कुड बी एनीथिंग. हाँ, मेन चीज़ अभी के टाइम के हिसाब से क्या है कि आपको अप टू डेट रहना है. ठीक है, अगर AI आती है तो AI आपकी जॉब्स नहीं ले जाएगी, AI में भी आपका काम एफिशिएंट कर देगी. जैसे मेरे रोल में भी, जैसे मैं UX डिज़ाइनर थी, तो बड़ा ईजी होता है, इवन स्टिल मुझे ईजी होता है कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा किसी टास्क पे टाइम स्पेंड नहीं करना, क्योंकि अभी तो मेरा रोल बिल्कुल मैनेजमेंट का है लास्ट कुछ ईयर से. सो मेरा हैंड्स ऑन इतना रहा नहीं है, बट स्टिल अगर कुछ समझना होता है तो मैं AI टूल्स में यूज़ करती हूँ. ठीक है, और इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है कि अगर आप उससे रिसर्च का काम भी ले रहे हैं, मतलब हमारे लिए बनाए गए हैं ना, और हम ही ने टूल्स बनाया है, सो आप उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं. सो घबराने वाली चीज़ भी नहीं है, बट द मेन चीज़ इज़ कि आपको वो चीज़ जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से आपकी ओवरऑल IT इंडस्ट्री चेंज होती जा रही है, सो डाइवर्स आपने अपनी स्किल्स को भी रखना है और ख़ुद को भी डाइवर्स रखना है. तभी आप आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के साथ अप टू डेट रहेंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी. और इसमें ये नहीं है कि कोई कौन सी फील्ड है, AI में ही चले जाएं या हम ब्लॉकचेन में चले जाएं या साइबर सिक्योरिटी में चले जाएं. तो जिसमें आपको इंटरेस्ट लगता है आप उसमें चले जाएं. ठीक है, आप वो फील्ड आप अपनी चूज़ कर सकते हैं. इसके लिए मैं हमेशा एक चीज़ लाजमी मेंशन करती थी जब भी ट्रेनिंग्स वगैरह होती थी, कि अगर बिल्कुल आप करियर के स्टार्ट में बिगनर हैं, तो अगर आपको नहीं समझ आ रही कि आपने करना क्या है, या आपके सामने 5-6 ऑप्शंस आ गए, कुछ पेरेंट्स ने आपको कह दिया कि यार इस वाली ये वाली स्किल सीख लो, कुछ टीचर्स ने कह दिया, एक आपने आपके बेस्ट फ्रेंड ने कह दिया छोड़ यार टीचर्स ऐसे बोल रहे हैं, तू यार तू और मैं मिलकर ये वाला कोर्स करते हैं, तो आप करें. बट एटलीस्ट हर स्किल को ना आप एटलीस्ट 10 डेज दे दें. उससे क्या होगा कि आप उसमें एटलीस्ट अपना टाइम स्पैन भी आप नोट करेंगे. अच्छा ठीक है, अगर आज आपने डिज़ाइनिंग की वीडियो देखी थी, या डिज़ाइनिंग का जो आपने ये 10 डेज जो स्पेंड किए हैं, यूट्यूब खोल लें. ठीक है, बिगनर लेवल से कि डिज़ाइन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, इस तरह से करके. सेम अगर साइबर सिक्योरिटी है, उसके लिए आप कुछ बिगनर वीडियोस देख लें. लेकिन आप अपना इंटरेस्ट के लिए वो टाइम नोट डाउन करते जाएं. कि डेली बेसिस पर आपने 1 आवर स्पेंड किया, तो उसमें आप कितने % अटेंटिव थे, या आपको क्या समझ आई है. तो वो जो 10 डेज आप एक एक स्किल को दे रहे हैं, तो 1 मंथ भी अगर आप ये कर लें, सो 1 मंथ में अगर 10 डेज है तो 3 स्किल्स के ऊपर तो आपने वैसे ही वर्कआउट कर लिया. तो 30 डेज़ के बाद एटलीस्ट यू विल बी एबल टू एनालाइज कि अच्छा ठीक है कि इन 3 स्किल्स में से कौन सी वाली स्किल में मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और वो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आई है. सो ये मेरी जो है, शायद इस तरफ मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो सकता है. बिल्कुल. और जो काम आपको अच्छा लगता है वो फिर आप जितना टाइम स्पेंड करते जाते हैं पता ही नहीं चलता. मतलब चुटकियों में वक्त गुजर जाता है, मज़ा आना शुरू हो जाता है कि यार ये समझ भी आ रहा है और इसको करने में भी मुझे अच्छा लग रहा है. तो वही चैलेंज लगता है ना आपको. हर चीज़ चैलेंज लगती है. वही फील्ड आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड बन जाती है, और इसी में आप अपने आप को ग्रूम करो, लर्निंग करो. इवन पेड ट्रेनिंग्स की तरफ भी जाना पड़ता है. जैसे कोर्सेरा पे बहुत सारे अच्छे कोर्सेज पड़े हुए हैं. लिंक्डइन लर्निंग पे बहुत सारे पेड कोर्सेज भी हैं, सब्सक्रिप्शन भी मिल जाती है. तो आप मैंने कोर्सेरा से बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी किया. आई डोंट नो कि अभी क्या सिनेरियो नहीं है, वहाँ पे फ्री भी हैं और आपको पहले फाइनेंशियल एड मिल जाती थी, तो उस पे जाके आप क्लिक करते थे, एक छोटा सा फॉर्म आता था और विद इन अ वीक वो जो कोर्स था वो बिल्कुल आपका फ्री. कोर्सेरा पे ऐसा ही चल रहा है, अभी भी चल रहा है. ओके. तो मटेरियल तो सब हमारे सामने मौजूद होता है, मगर हम खुद शायद जो है ना वो. करियर के स्टार्ट में मैं ये भी करती थी कि मैं डेली बेसिस पर जाके मैंने ना टाइम डिवाइड किया होता था. मैं अपने कोलीग्स को देखती थी कि जैसे हम ऑफिस में आए हैं तो फिर एक सेशन जो है ना हमारा एक चाय का हो रहा है. ठीक है, तो चाय बना रहे हैं, चलो स्टार्ट का वो जो 1 घंटा वो चाय पीने में लगा दिया, फिर स्लोली जो है हम अभी काम पे लग रहे हैं, और ये वो डेली रूटीन के जो भी टास्क है. तो मैं क्या करती थी, उसको ना डिवाइड कर देती थी कि फॉर एग्जांपल अगर 10 मिनट्स मैंने अगर टी ब्रेक ली है, तो मैंने 30 मिनट्स एटलीस्ट मैंने रीडिंग मटेरियल पे लगाना. तो मैंने कुछ बुक्स डाउनलोड करके रखी हुई थी अपनी स्किल से रिलेटेड, या कुछ ब्लॉग्स होते थे. तो अगर बुक में पढ़ने का मेरा दिल नहीं है, टाइम मैनेजमेंट, तो मैं जो है वो स्किल्स के ऊपर कोई भी ब्लॉग पढ़ लेती थी, कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ लेती थी. ठीक है, तो गूगल पे कुछ भी जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रही, कुछ प्लगइन्स थे मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं, मूजली वगैरह के कुछ प्लगइन्स है जिसके ऊपर डिफरेंट ब्लॉग्स से आपके पास लेटेस्ट न्यूज़ आ जाती है, RSS रीडर टाइप के. तो उस तरह से मैं वो यूज़ कर रही होती थी. उस पर यही होता था कि मैं डेली जो 30 मिनट्स बना वो स्पेंड किया, और उसके बाद फिर फ्रेश माइंड से अपना काम करना स्टार्ट. मेरा जो बेस्ट लर्निंग टाइम होता था ना वो ट्रैवलिंग था. जब मैं यूनिवर्सिटी में था, यूनिवर्सिटी जब मैं घर आ रहा हूँ तो वो 2-3 घंटे मैं बस में बैठा हूँ, तो मैं क्या करता था तब मैं लर्निंग करता था. यहाँ तो मैं एवरनोट था तब फेमस, मैं उसमें डाउनलोड कर लेता था आर्टिकल्स, डाउनलोड करके ना वो बस में रीड कर रहा हूँ, या फिर वीडियोस डाउनलोड करके वो मैं उसको देख रहा हूँ. तो
तब आप बड़ा वो फोकस्ड होते हो। तो ये जितने भी फ्री टाइम है हम अगर फजूल चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, अपने मतलब लर्निंग पे फोकस करें ना, तो वो हमें एडवांटेज देंगे, हमें फ़ायदा देंगे। और अभी आप जितने भी टूल्स भी देख लेना शजील, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया टूल्स हैं, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि आपके इंटरेस्ट की बेस पे आपका एल्गोरिदम सेट रिकमेंड हो हो रहा जाता होता है, है, ठीक है। रिकमेंडेड सिस्टम, तो बिल्कुल। अगर आपको बहुत ही कुछ ऊट पटांग चीज़ें नज़र आ रही हैं अपनी फीड पे, हिस्ट्री तो रीसेट चाहे कर लो। कर हिस्ट्री भी छोड़ दें, हाँ। आप जस्ट जाएं अपनी सर्च में जो है ना, लाइक Different अपनी चीज़ें। अपनी विल से जो है वो कुछ लर्निंग मटेरियल की चीज़ें सर्च करें, ताकि आफ्टर 1 वीक और सो आपकी फीड चेंज हो जाए। दिस इज सो ट्रू। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, आप इस पे देखें, जो आप सोच रहे हैं और जो आप देख रहे हैं उसी तरह से मटेरियल आपको रिकमेंड हो रहा है। Exactly. तो जो अगर आप थोड़ा सा हैबिट चेंज करने की कोशिश करें, आपको अच्छा मटेरियल रिकमेंड होना शुरू हो जाएगा और आपकी हैबिट भी उसी तरह से डेवलप हो। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। सो वन लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगी पॉडकास्ट को क्लोज करने से पहले। Okay. Keep learning and invest in yourself. ओके। इन्वेस्ट व्हेन यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ मींस कि आप कोई सर्टिफिकेशंस लर्निंग कर रहे हैं, बेशक अगर चले आपका डिग्री करने का मूड नहीं है, एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। सो अगर आपको जॉब भी चाहिए तो अगर आप उस पर भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैं हर साल प्रोजेक्ट्स लेने के लिए या डिफरेंट कंट्रीज़ में मैं ट्रैवल करती थी, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करती थी, इवेंट्स अटेंड करती थी, कि मेरी जितनी ज़्यादा डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ या फॉरेन जो कंपनीज उनके साथ इंटरेक्शन होगा, फिजिकल इंटरेक्शन होगा, तो उतना ही मेरे लिए इजी होगा प्रोजेक्ट्स गेन करना या जॉब जो है उसको हासिल करना। सो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि अभी आप इस स्टेज पर हैं जहाँ पर आप खुद पे भी लगा सकते हैं, तो ज़रूर लगाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज़ आपको स्टॉप कर रही है। अर्ली करियर में आपके पास बहुत सारी फ्री चीज़ें भी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, आप उसके थ्रू भी आप हेल्प ले सकते हैं। व्हाट आई सी इज बट टाइम इन्वेस्ट करें, मनी इन्वेस्ट करें, जस्ट इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग, नेवर स्टॉप योरसेल्फ। ज़बरदस्त। व्हाट आई सी इज़ कि बीइंग कॉन्फिडेंट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मतलब हमारे पास, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो आपकी तरह कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, मतलब मेल भी हैं, और आप माशाल्लाह से फीमेल होने के बावजूद आपने नेटवर्किंग वाला जो किया है सारा, ये एक हिम्मत उसके लिए चाहिए होती है। वो इवन लड़कों में भी नहीं होती। वो भी लड़कों के साथ भी, मतलब ना मेल्स के साथ भी कम्युनिकेट करने में वो हेजिटेट कर रहे होते हैं। दैट्स ऑल्सो समथिंग के जो ओवरऑल डेवलप होता है। सो रोशान, ये बताएं कि नेटवर्किंग की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी अगर किसी ने अपना नेटवर्क ग्रो करना है, और आपने माशाल्लाह बहुत कम्युनिटीज़ भी रन की हैं और सोशली आप बड़ी कनेक्ट हैं, तो कैसे उसमें किस तरह से कामयाब हो सकते हैं? बड़ी फेमस कोट है, हर मोटिवेशनल स्पीकर, हर जो बंदा होता है ना, इसको वो आगे use यही करता कहता है एग्जैक्टली कि नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। यस एग्जैक्टली। सो मेरी स्ट्रेटजी ये होती थी कि स्टिल मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ अपना इंट्रोडक्शन करवाने में। किसी भी अगर मीटअप पे जाऊँ या इवेंट पे जाऊँ, मेरी बहुत अच्छी नहीं हूँ मैं। लाइक जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने देखा कि सेल्स करना स्टार्ट करते हैं, अच्छा मैंने ये किया है, मैं इतने कंट्रीज़ में रहा हूँ, मैं अब्रॉड रहा हूँ, ये वो ऐसे ना अपने आप को लाइक मार्केट करना स्टार्ट करते हैं। सो मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज रही, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं स्टार्ट में इतना ईजीली मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती, और मैं इतना ईजीली किसी के साथ मतलब एक बातचीत नहीं कर सकती, तो मैं खामोश भी रहती थी। तो मुझे बड़ा इशू आता था कि यार मैं किस तरह से जो है वो कनेक्शन बनाऊँ, लेकिन कनेक्शंस बनाने के पीछे भी मैं कभी नहीं भागी। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक रूम में 10 एक्सपर्ट्स हैं, सो इन 10 एक्सपर्ट्स को मैं खामोशी से ज़रूर सुनूंगी। स्टार्ट के 5 मिनट्स 10 मिनट्स का, अच्छा ठीक है, कौन क्या क्या करता है, कौन क्या क्या अपना बता रहा है, देन आई विल डिसाइड, अच्छा ठीक है कि ये बंदा मुझे अपने साथ थोड़ा अलाइन लग रहा है, इसके साथ मुझे बात करनी चाहिए। फिर जब मैं उसके साथ बात करूँगी, देन आई विल इन्वेस्ट माई टाइम। तो वो जो इन टाइम में इन्वेस्ट कर रही हूँ, यानी कि वो जो 5 या 10 मिनट्स की मैं डिस्कशन तक उसको मैं ले गई हूँ, सो वहाँ पे मैं उसको समझ भी रही हूँ और वो भी मुझे समझ रहा है, और वो जो मेरा कनेक्शन है वो भी लॉन्ग टर्म बिल्ड हो जाता है। वाओ। सो ऐसा नहीं है कि मैं डिफरेंट लोगों के साथ हर टाइम में कनेक्ट हो रही हूँ या मैं हर बंदे के साथ नेटवर्किंग कर रही हूँ, नहीं, मैं जिससे बात करूँगी बहुत सोच समझ के मैं बात करती हूँ, और उसको पहले समझ के करूँगी, तो उससे आपको एंड आई मेक कॉन्टेक्स्ट अच्छा श्योर मिलेगा कि वो कॉन्टेक्ट मेरा लॉन्ग टर्म चले। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म में इट कुड बी कि मैं उसको एज देखिए, जब आप किसी को स्टार्ट में ही अपना मकसद बता देंगे ना कि मैं तुम्हारे साथ मैं तुमसे जॉब लेना चाहता हूँ या प्रोजेक्ट्स लेना चाहता They will run हूँ, away. सो वो एग्जैक्टली वो ऐसे ही होता है। तो आप उसको पर्सनल लेवल पे भी थोड़ा सा ले आए, लाइक आप उसको समझने की कोशिश करें। सो हो सकता है वो आपको किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड या किसी डोमेन से रिलेटेड आपको एकदम से लिंक कर ले, ठीक है। तो इस तरह से आपका वो जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। तो फिर आप उसको ऑब्वियसली लिंक्डइन के थ्रू इस तरह से आप उसको कनेक्ट कर लें।
वाओ, You are good to go. दैट्स सो ब्रिलियंट। अच्छा रोशान, आप बुक्स रीड करती हैं, व्हाट आर योर टॉप 3 फेवरेट बुक्स जो आप अभी तक आप समझती हैं कि यार उसमें मज़ा मैं आया? जो है अपनी डिज़ाइन बुक्स ही ज़्यादा रीड करती थी, फील्ड के रिलेटेड? फील्ड से रिलेटेड। लेकिन एक बुक जो वाक़ई में मेरी पर्सनैलिटी में जिसने बहुत ज़्यादा आप कहते हैं कि इन्फ्लुएंस क्रिएट किया, वो थी मनचले का सौदा बाय इशफाक अहमद। इट्स अ ड्रामा, नॉट अ नॉवल। सो वो मैं सबको रेकमेंड कर सकती हूँ कि वो लाज़मी जो है वो अगर मौका मिले तो लाइफ में ज़रूर पढ़ें उसको। देखें नहीं, क्योंकि ड्रामा भी उस पे बना हुआ है पीटीवी का पुराना, बट देखने में वो मज़ा नहीं आता जो रीड करने में मज़ा आता है।